11 क्लास का पहला चैप्टर स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ। इस चैप्टर के ऑथर येवगेनी तुमसे ना हो पाएगा। Yevgeny Yevtushenko। इनका जन्म 1933 में रसिया में हुआ था। और अगर इनके स्टेटस की बात करें तो ये नोवेलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, ड्रामाटिस्ट हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर हैं, एडिटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिल्म भी हैं। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा। खैर मैं आपका ज़्यादा नहीं लूँगा। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। क्योंकि आजकल के लड़कों एंड लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आधे घंटे का वीडियो या फिर 1 घंटे का वीडियो को पूरा देखें। सो दैट मैं कोशिश करूंगा कि इस छोटे से वीडियो में इस चैप्टर को पूरा कवर कर लूं, ताकि आपका टाइम भी बच जाए और काम भी हो जाए। तो चलिए यूनिट 1 में चलते हैं। चलो भाई। तो इसका यूनिट 1 में लिखा है, इन 1941 आई वॉज लिविंग अलोन इन एम्प्टी फ्लैट इन ए क्विट मॉस्को स्ट्रीट। माई पेरेंट्स वर डिवोर्स्ड एंड माई फादर वॉज समवेयर इन कजाकिस्तान विद हिज न्यू वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन। आई सेल्डम रिसीव लेटर फ्रॉम हिम। माई मदर वॉज अंडर। तो यार ज़्यादा इंग्लिश ना पेलते हुए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि इसका यूनिट 1 क्या कहना चाहता है। तो ऑथर यूनिट 1 में कहना चाहते हैं कि 1941 में मैं एक अकेला सुनसान फ्लैट में रहता था। ऐसा मैं नहीं, ऑथर कह रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो एक सुनसान मॉस्को की गली में मैं रहता था। ठीक है, समझ गया। मेरे माता पिता अलग हो गए थे, यानी उनका डाइवोर्स हो गया था। और मेरे पिताजी कहीं कजाकिस्तान में अपने नई बीवी और उनके 2 बच्चों के साथ रहते थे। मेरे पिताजी मुझे बहुत कम लेटर भेजते थे, यानी बिल्कुल ना के बराबर। और मेरे माताजी जियोलॉजिस्ट थी, लेकिन डाइवोर्स होने के बाद उन्होंने जियोलॉजिस्ट की नौकरी छोड़कर फ्रंट पर गायिका बनने का फैसला किया। फ्रंट यानी फौजियों के लिए संगीत गाती। सिंपल भाषा में बोले तो मेरी माँ सेना में काम करती थी। और अगर मेरा पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मेरा पढ़ाई लिखाई मॉस्को के सड़क पर ही हो गया था। अब तुम लोग बोलोगे कि सड़क पर पढ़ाई कैसे किया, तो यार देखो, मेरे माता पिता का डिवोर्स होने के बाद पिताजी कहीं कजाकिस्तान चले गए। अच्छा। वहाँ पर उन्होंने दूसरी लड़की के साथ शादी करके 2 बच्चे भी पैदा कर लिए। ठीक है। और माताजी जियोलॉजिस्ट की नौकरी छोड़कर सेनाओं के लिए संगीत गाने लगे। ठीक है, समझ गया। और मैं सड़कों पर भिखारियों की तरह घूमता रहा। सड़क पर रहकर मैंने गालियां देना सीखा, सिगरेट पीना सीखा, दांतों के बीच से स्वैग से ठुकना, हमेशा मुठिया बनाए रखना। ये सारी शिक्षा मैंने सड़क से सीखा। फिर से बता दूं कि ये सब मैं नहीं, ऑथर कह रहे हैं। उसके बाद ऑथर कह रहे हैं, ये सारी आदतें मुझ में अभी भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ बुरी चीजें ही सीखा है। बुरे संस्कार के अलावा मैंने कुछ अच्छे संस्कार भी सीखे हैं, जैसे कि मैं किसी से भी नहीं डरता था, यानी मैं खुद को अपने इलाके का डॉन समझता था। यानी मैं इतना कॉन्फिडेंट रहता था कि मैं किसी भी चीज़ से या किसी से भी नहीं डरता था। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इस ज़िंदगी की दौड़ में असल मायने वही रखता है जो अपने डर से ऊपर उठता है, और वो भी ऐसे लोगों से जो कि मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो। यानी आसान भाषा में बोले तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी में अगर डर नहीं है तो ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा ऑथर का कहना है। आगे चलते हैं यूनिट 2। द रूलर ऑफ आवर स्ट्रीट वाज अ बॉय अबाउट 16 हु वाज निकनेम्ड रेड। रेड वाज बिग एंड ब्रॉड शोल्डर बियॉन्ड हिज ईयर। रेड वॉकड मास्टरफुली अप एंड डाउन आवर स्ट्रीट लेग्स वाइड एंड विथ लाइक रोलिंग हेड। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तो यार यूनिट 2 में ऑथर कहना चाहते हैं कि हमारे गली में एक राजा था। राजा बोले तो डॉन, जो कि लोगों का पर्स मारता रहता था, स्टाइल मारता रहता था, यानी लोगों को परेशान करता रहता था, यानी वो बिल्कुल गुंडों की तरह रहता था। तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूँ। उसका निकनेम था रेड। अब उसका एज सुनकर ये मत समझना कि वो 16 साल का छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा ही होगा। भले ही वो 16 साल का है, लेकिन उसका शरीर ग्रेट खल्ली जैसा है। यानी वो 16 साल का है, लेकिन उसका पर्सनालिटी, उसका पावर, उसका बड़ा चौड़ा कंधा उम्र से भी आगे। यानी आसान भाषा में बोले तो वो 16 साल का है, लेकिन उसका शरीर 30 से 40 साल के मर्दों के जैसा दिखता था। तो रेड हमारे गली में हमेशा अकड़ के चलता था। ऐसा चलता था जैसे कि वो हम सबका बाप। रेड अपने पैर को फैलाए हुए झूमते हुए चलता था। ऐसा चलता था जैसे कि वो जहाज का डेक पर सीमैन। उसका टोपी हमेशा पीछे की साइड रहता था, और उसका बाल आग की तरह उसके आँखों की तरफ झूमता रहता था। और उसका गोल और दागदार चेहरा था, एकदम दाग जैसा दिखता था। और उसकी आंखें बिल्ली की तरह हरे रंग का चमकता था, और उसके गोल भरे चेहरे से बिल्ली की तरह हरे रंग का आंखें, जो कि सबको टुकड़े में तोड़ने के लिए टिकी हुई थी। रेड जैसे 2-3 लेफ्टिनेंट भी थे। लेफ्टिनेंट मतलब कि उसके साथी, जो कि रेड के पैरों के पीछे पीछे चलते थे, और वो लोग भी कैप को रेड की तरह पीछे की तरफ पहनते थे। रेड किसी भी लड़के को सड़क पर रोकता था, और उसके लेफ्टिनेंट यानी उसके बेरोजगार साथी उस लड़के के जेब को खाली कर देते थे। और अगर कोई उसके सामने समर्पण नहीं करता था तो रेड के लेफ्टिनेंट उस इंसान के साथ मारपीट करते थे। रेड से सब डरते थे, इवन मैं भी डरता था।
अब आया ना लाइन पे। मैं इसलिए डरता था क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं उसके सामने गया और मुझे मार मार कर चटनी बना देंगे, सो दैट्स व्हाई बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो यूनिट 2 खत्म हुआ, अब यूनिट 3 में चलते हैं। आई वॉन्टेड टू कंक्लूड माई फेयर ऑफ रेड, सो आई रोट ए पोएम अबाउट हिम। दिस वॉज माई फर्स्ट पीस ऑफ वर्स जर्नलिज्म इन। बिल्कुल चुप। तो यार यूनिट 3 कहना चाहता है कि मैं रेड के अलावा किसी से नहीं डरता था, लेकिन एक दिन मैंने रेड से अपने डर को जीतने का फैसला किया। मैंने रेड के बारे में एक पोएम लिखा। ये मेरा पहला कविता था जो कि मैंने वर्स में लिखा था। पोएम लिखने के दूसरे दिन बाद मैं पूरे गली में घूमता रहता था और मैं ये सोचता था कि जिस दिन रेड मेरे सामने आएगा उस दिन उसको वहीं पे जिंदा काट दूंगा। ऐसा मैं गली में घूमते घूमते सोचता था और अंदर ही अंदर सोच सोच कर खुश होता था मैं। एक सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए निकला तब मैं रास्ते में रेड और उनके लेफ्टिनेंट के साथ टकरा गया। उनकी आंखें मेरे आंखों के सामने से गुजर रही थी। टकराने के बाद रेड ने मुझे धीरे से तारीफ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो तुम पोएम लिखते हो, क्या वो पोएम हमें पसंद आएगा, ऐसा रेड ने कहा। उसके बाद सडनली रेड ने अपने हाथ को अपने जेब में डाला और उसने अपना नकल डस्टर को अपने हाथ में लगाया। उसका नकल डस्टर बिजली की तरह चमक रहा था और उसने नकल डस्टर से तेजी से मेरे सर पर वार कर दिया और मेरे सर से खून निकलने लगा और मैं बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। और यहाँ पर पोएट कहते हैं, ये मेरा पहला परिपूर्ण व्यवसाय था। बेहोश होने के बाद कुछ दिन तक मैं बिस्तर पर ही लेटा पड़ा था और जब मुझे होश आया तब मेरे सर पे बैंडेज बंधा हुआ था। और जब मैं रूम से बाहर निकला तब मैंने रेड को फिर से देखा। रेड को देखने के बाद मैं डर के मारे तेजी से घर की ओर भाग गया। घर पहुंचने के बाद मैं गुस्से से रूम के अंदर इधर उधर घूमता रहा और मैंने अपने तकियों को काटकर अपनी शर्मिंदगी और अपनी कमजोरी पर नफरत और गुस्सा करता रहा। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस निकम्मे बेरोजगार छपरी रेड से जीत कर रहूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। और अब हम इसी माइंडसेट के साथ यूनिट 4 पर चलते हैं। रेड से बुरी तरह मार खाने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले। इसके लिए मैंने पैरेलल बार और वेट के साथ ट्रेनिंग करने लगा। ट्रेनिंग करते करते मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी मस्कल धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, यानी मजबूत हो रही थी। फिर मुझे एक किताब में पढ़ा हुआ एक चीज याद आया। उस किताब में एक अजीब जापानीज रेस्टलिंग मेथड लिखा था। उस किताब में लिखा था कि किस तरीके से कमजोर लोग मजबूत लोगों को हरा सकते हैं। फिर उस किताब को खरीदने के लिए मैंने अपने राशन कार्ड को एक हफ्ते के लिए एक्सचेंज कर लिया। किसके बदले? जूजित्सु बुक के बदले। यानी मैंने अपना राशन कार्ड को एक हफ्ते के लिए दुकानदार को दे दिया और दुकानदार ने मुझे जूजित्सु का बुक को एक हफ्ते के लिए मुझे दे दिया। उसके बाद 3 हफ्ते तक मैं घर पर रहा और 2 और लड़कों के साथ मैंने प्रैक्टिस किया। 3 हफ्ते बाद मैं घर से बाहर निकला और मैंने देखा कि रेड और उसके लेफ्टिनेंट हमारे इलाके के बगीचे में बैठकर बिंग टेटून खेल रहे थे। वो लोग खेल में खोए हुए थे, लेकिन उन्हें देखकर अब भी मुझ में रेड का डर था। थोड़ी देर बाद रेड ने मुझे देखा और कहा, यानी रेड ने मुझे वहाँ से जाने को कहा, लेकिन मैं उनके पास गया और कार्ड को लात मारकर इधर उधर बिखरा दिया मैंने। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसके बाद रेड धीरे से उठा और मुझे घूरने लगा। उसके बाद रेड ने मुझे धमकी भरी आवाज से पूछा, जो यहाँ पे मार खाने चला आया? ऐसा रेड ने मुझे डराते हुए कहा। उसके बाद वो नकल डस्टर को निकालने के लिए अपने हाथ को अपने पॉकेट में डाला और जैसे ही उसने अपने हाथ को पॉकेट में डाला मैंने फटाक से उसके पेट पर वार किया और वो उलझ कर चिल्लाते हुए जमीन पर गिर गया। उसके बाद वो उठा और मेरे सामने आकर अपने सर को एक पागल बुल की तरह इधर उधर घुमाने लगा। मैंने उसका कलाई को पकड़ लिया और धीरे धीरे उसका कलाई को दबाया, जैसा कि मैंने जूजित्सु की बुक में पढ़ा था। उसके बाद उसके उंगलियों से उसका नकल डस्टर गिर गया। फिर मैं उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा और वो दोबारा से नीचे गिर गया। उसके बाद वो मेरे हाथों से मार खाने के बाद रो रहा था, लिटरली वो रो रहा था। उसके बाद वो अपने गंदे फेफड़ों वाले चेहरों को अपने गंदे हाथों से साफ किया और चुपचाप वहाँ से निकल पड़ा। और उस दिन से हमारी सड़क का राजा रेड नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं नहीं मानता। मानना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा। और कसम से बता रहा हूँ, जिस दिन मैंने रेड को हराया ना, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि छपरी नल्ले बेरोजगार खतरनाक लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जानना जरूरी है कि उनको हराने का रास्ता क्या है। हर ताकतवर इंसान के लिए एक जूजित्सु का बुक होता है और उस मौके पर मैंने ये भी सीखा कि कवि बनने के लिए सिर्फ कविता लिखना नहीं होता, बल्कि उसके लिए हमें खड़े होने का तरीका भी जानना जरूरी होता है। और अभी यूनिट 5 पर चलते हैं। वो माफ करना, यूनिट 5 तो है ही नहीं। तो चैप्टर कंप्लीट। गोरजी घुंगरी बजला बोझा तीनंग रे तीनंग लेडी माड़ी करी हेमा। चुप, बिल्कुल चुप। गोरजी घुंगरी बजला बोझा तीनंग रे तीनंग लेडी माड़ी करी हेमा।